So hello students, in last lecture we studied about mutual inductance. So this is the last lecture for EMI. So this is the last topic. So in today's lecture we will study about LR circuits. तो मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहूँगा कि जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक पढ़ा था आरसी सर्किट नाम का, आप पहले उस चैप्टर को उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें, उसके नोट्स, क्योंकि ये टॉपिक जो है LR सर्किट ये एग्जैक्टली वैसा ही है आरसी सर्किट जैसा, ठीक है। तो अगर आप वो पढ़ लेंगे तो आपको ये बिल्कुल ऐसा लगे कि आरसी सर्किट दोबारा पढ़ रहे हैं एलआर मान के। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम देखेंगे। सो लेट अस बिगिन नाउ। तो सपोज करिए ये एक सर्किट है जिसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है और इस तरीके से, है ना। और एक मैं सर्किट और बना रहा हूँ जिसमें इंडक्टर लगा हुआ है और लेट से एक रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है और इस तरीके से बैटरी और ये स्विच, ठीक है। तो अब देखिए जो फर्स्ट सर्किट है, फर्स्ट सर्किट में सिर्फ मैंने रजिस्टर लगाया। मान लीजिए इसकी वैल्यू R, इसकी भी वैल्यू R, ये L, ये E और ये S। तो जो सबसे पहला सर्किट है उसमें मैंने सिर्फ रजिस्टर लगाया, ठीक है। तो फर्स्ट सर्किट में जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे तो तुरंत करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E/R। लेकिन सेकंड सर्किट में क्या होगा, करंट की वैल्यू I = E/R तुरंत नहीं होगी, आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग टाइम ये वैल्यू अटेन होगी और जब ये वैल्यू अटेन हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि करंट मतलब दिस सर्किट इज एट स्टेडी स्टेट, मतलब करंट हैज रीच्ड दिस स्टेडी स्टेट वैल्यू, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, हम जानते हैं कि जब भी इंडक्टर में करंट राइज होता है या फॉल होता है तो फिर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है उसके अंदर, जो उसको नष्ट करना चाहता है, जिसके कारण से वो पैदा हुआ है ना। तो अगर करंट फ्लो करना चाहेगा तो फिर इंडक्टर उसको शुरुआत में क्या करेगा, अपोज करेगा। मान लीजिए करंट इस तरीके से फ्लो किया तो फिर यहाँ पर इस इंडक्टर के अक्रॉस एक ईएमएफ जनरेट होगा जिसकी पोलैरिटी कुछ इस तरीके से होगी जिससे ये इस करंट को अपोज कर पाए, है ना। तो फिर तुरंत ये वैल्यू नहीं होगी, मतलब I = E/R तुरंत नहीं होगी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिर इंटरेस्टेड होंगे कि किस समय पर I की वैल्यू कितनी है और ये वैल्यू कितने समय के बाद आएगी। तो हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि हाउ दिस, मतलब एट पर्टिकुलर टाइम t व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट इन थ्रू द इंडक्टर एंड इन द सर्किट, ठीक है। तो लेट अस स्टडी दिस। तो मान लीजिए ये इस तरीके से सर्किट है और सपोज करिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमने t = 0 पे स्विच को क्लोज किया, एट t = 0 स्विच इज क्लोज्ड। तो किसी पर्टिकुलर टाइम t पर हम करंट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं इस सर्किट में KVL यूज़ करूं, तो अगर KVL यूज़ करेंगे तो अगर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम चलना, तो सबसे पहले राइज होगा पोटेंशियल का, कितना राइज होगा, EMF के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, E-, अब देखिए करंट लेफ़्ट टू राइट फ्लो कर रहा है इंडक्टर में, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन शो कर सकते हैं और यहाँ पर नेगेटिव साइन शो कर सकते हैं। ऐसे ही रजिस्टर के अक्रॉस भी सेम यही पोलैरिटी यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जब आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो पहले EMF E इंक्रीज़ होगा तो +E लिखेंगे, फिर इंडक्टर के अक्रॉस करंट लेफ़्ट टू राइट फ्लो कर रहा है तो फिर हम लिखेंगे -LdI/dt, क्योंकि ड्रॉप इन वोल्टेज हो सकता है। फिर हम करंट रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज लिखेंगे तो फिर से क्या लिखेंगे, -IR, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई। अब टर्म्स रीअरेंज कर लीजिए तो देखिए क्या आता है। तो हम लिखेंगे E- IR = LdI/dt, ठीक है। अब DI वाला टर्म एक साइड ले आते हैं तो देखिए क्या आता है, DI/E- IR = dt/L। अब इन दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। तो देखिए समय 0 पर करंट की वैल्यू सर्किट में 0 थी, तो फिर मैं लिमिट 0 से t यूज़ कर रहा हूँ राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में 0 से I, ठीक है। अब देखिए E- IR का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln ऑफ E- IR डिवाइडेड बाई -R, और लिमिट्स हम यूज़ करेंगे 0 से I तक। और RHS में क्या आएगा, T/L, ठीक है।
अब लिमिट्स पुट कर दीजिए तो देखिए क्या आता है। तो देखिए एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी है और इस आर को मैं RHS में भेज देता हूँ। तो RHS में तो सिंपली हो जाएगा RT/L, और LHS में क्या आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव साइन है तो मैं लोअर लिमिट पहले लिख रहा हूँ जिससे नेगेटिव साइन ओमिट हो जाए। तो देखिए क्या आएगा ln(e), और फिर हम माइनस साइन यूज़ करेंगे तो माइनस क्या आएगा ln(e-IR). तो दोनों को सम अप करके लिख रहा हूँ मैं ln(e/e-IR). ठीक है। तो देखिए अब आगे क्या इक्वेशन मिलेगी हमको। अब देखिए इस दोनों को अगर मैं e के पावर से रेज कर दूं तो ये ln ख़त्म हो जाएगा और RHS में हमें मिलेगा e की पावर RT/L, और LHS में क्या मिलेगा e/e/IR। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपके पास आएगा e/IR/e इज इक्वल्स टू e⁻⁻RT/L। इसको डिवाइड कर दीजिए तो देखिए आएगा 1 R/e इंटू I इज इक्वल्स टू e⁻⁻RT/L। तो फाइनली I की वैल्यू आ जाएगी e/R 1 e⁻⁻RT/L। ठीक है। तो दिस इज़ द रिजल्ट फॉर करंट एट एनी टाइम t। मतलब अगर आप किसी भी टाइम t पे सर्किट में करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन इज़ क्वाइट सिमिलर टू द एक्सप्रेशन वी ऑब्टेन्ड इन RC सर्किट। उसमें याद करिए I की मतलब Q की वैल्यू आई थी Q0 1 e⁻⁻T/RC T/τ। तो वहाँ पर Q हमने डिराइव किया था और यहाँ पर हमने Q की जगह क्या डिराइव किया है, I का फॉर्मूला डिराइव किया। तो कुछ और इसके बारे में स्पेशल बातें बताता हूँ मैं। तो देखिए इस एक्सप्रेशन से हम क्या बोल सकते हैं, समय 0 पर कितना करंट की वैल्यू होगी। देखिए अगर आप t को 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म पूरा कितना हो जाएगा 1, क्योंकि e की पावर 0 हो जाएगी और 1 - 1 0 हो जाएगा। मतलब समय 0 पे करंट कितना है, एट t इज इक्वल टू 0 I इज इक्वल टू 0। और अगर समय इन्फिनिटी पर अगर हम देखेंगे, इन्फिनिटी मतलब लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम। आपको सवाल में ये शब्द इस्तेमाल किया मतलब लिखा मिलेगा आफ्टर लॉन्ग टाइम या फिर स्टेडी स्टेट। ठीक है। तो अगर ऐसा शब्द लिखे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि इन्फाइनाइट टाइम के करंट की वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है। तो अगर आप इन्फाइनाइट डालेंगे तो देखिए ये e के पावर में कितना आएगा, माइनस इन्फाइनाइट आएगा। तो e की पावर माइनस इन्फाइनाइट कितना होता है 0। तो फिर I की वैल्यू कितनी आई e/R। तो अब देखिए अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ भी बना सकते हैं। सपोज़ मैं y एक्सिस पे I डिनोट करूं और x एक्सिस पे लेट से टाइम डिनोट करूं, तो फिर इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा। देखिए समय 0 पे I की वैल्यू 0 है और समय इन्फिनिटी पे कितनी है e/R। तो इस तरीके से आएगा और ये ग्राफ यहाँ पर एसिम्पटोट लेगा और इस एसिम्पटोट होगा किस पे e/R पे। ठीक है। सो दिस विल द काइंड ऑफ ग्राफ वी विल गेट फॉर ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट्स। तो अब देखिए इसी तरीके से हम डिकेइंग करंट भी बना सकते हैं। चलिए मैं उसका डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ आपको। सपोज करिए इस तरीके से रजिस्टर है और ये हमने एक इंडक्टर लगाया हुआ है। एक मिनट। तो मान लीजिए अभी जब हमने मतलब ग्रोथ ऑफ करंट इन इंडक्टर जब स्टडी किया तो ये वाला जो स्विच था ये लेफ़्ट वाले की मतलब A पॉइंट पर कनेक्टेड था। अब हम चाहते हैं कि बैटरी को रिमूव करके इंडक्टर को हम एक रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट करें। तो फिर इस स्विच को आप A से रिमूव करके B पे आप अटैच करेंगे। तो जैसे ही B पे अटैच करेंगे तो फिर बैटरी ओमिट हो जाएगी इस सर्किट से और फाइनल डायग्राम जो बनेगा वो मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ इस तरीके से।
ठीक है, तो ये LR सर्किट इस तरीके से बन जाएगा। तो अब देखिए करंट इनिशियली इस लेफ़्ट वाले लूप में क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा था, ठीक है। तो जैसे ही आप बैटरी को रिमूव करेंगे तो करंट की वैल्यू कम होने लगेगी। तो करंट कम होने लगेगा तो इसकी पोलैरिटी किस तरीके से आएगी, ये चाहेगा कि इंक्रीज़ करे, मतलब पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था करंट, तो इसकी टेंडेंसी होगी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज़ करे करंट, तो फिर पोलैरिटी इस तरीके से होगी, ठीक है। तो फिर अगर मैं इस वाले सेकंड लूप में KVL यूज़ करूँ, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं हम, तो फिर इधर पोलैरिटी मतलब इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ऐसे ये करंट इधर फ्लो करेगा तो यहाँ पर भी पॉजिटिव और इस तरीके से नेगेटिव, ठीक है। तो सपोज़ करिए L और ये R, तो KVL यूज़ करते हैं, तो देखिए क्या आता है, L di/dt, और क्योंकि करंट डिक्रीज़ कर रहा है तो एक नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, तो -L di/dt, और इधर क्या लिखेंगे -IR = 0, ठीक है। तो ये डिकेइंग करंट की इक्वेशन होगी, डिकेइंग करंट, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो IR को अगर RHS में ले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, L di/dt, नेगेटिव ऑफ L di/dt = I × R। तो I वाले टर्म एक साइड ले आइए, तो देखिए LHS में क्या आ जाएगा, L/R × dt = I/di, और इधर एक नेगेटिव साइन भी आएगा, इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए तो फिर फाइनली हमको मिलेगा R/L × dt माइनस साइन के साथ = di/I। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो देखिए इनिशियली t = 0 पर करंट कितना है, I0, मतलब मैक्सिमम करंट है उस समय पे, और समय 0 मतलब t पर मान लीजिए करंट की वैल्यू है I, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करिए तो LHS में सिंपली क्या आएगा, -RT/L, और RHS में क्या आ जाएगा, ln ऑफ I/I0। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो देखिए जब आप रीअरेंज करेंगे तो दोनों साइड आप क्या करिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लीजिए, तो फिर क्या आएगा, देखिए e⁻−RT/L = I/I0। तो फाइनली क्या आया, I = I0 e⁻−RT/L, और व्हाट इज़ I0, I0 इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, E/R। मतलब ये इंडक्टर पहले जिस बैटरी से कनेक्टेड था उसका EMF मैंने न्यूमरेटर में लिखा है, और जिस इंडक्टर से कनेक्टेड था उसका EMF मैंने डिनोमीटर में लिखा है, ठीक है। अगर आप इसमें भी ग्राफ बनाना चाहें I वर्सेस T का, तो आप देख सकते हैं समय 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम है, और ऐसे ही इन्फाइनाइट टाइम के बाद, मतलब लॉन्ग टाइम के बाद जब स्टेडी स्टेट आ चुकी होगी तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो एट t = 0 दिस इज़ द वैल्यू ऑफ करंट, एंड एट t = इन्फाइनाइट, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद समय इन्फाइनाइट पर e⁻∞ 0 को टेंड करेगा और करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो चुकी होगी। तो फिर आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, मान लीजिए y एक्सेस पे मैंने I बनाया है और x एक्सेस पर t बनाया है, तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, देखिए समय 0 पर कितना है, E/R, मतलब यहाँ पर, और t = इन्फाइनाइट पर कितना है, 0, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो चलिए ये तो हमने इक्वेशन डिराइव की जो कि क्वाइट सिमिलर थी जो हमने RC सर्किट में पहले पढ़ रखी थी। तो मैं थोड़ा टाइम कांस्टेंट के बारे में और बताता हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप शीट से कर मतलब बुक से सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि 1-2 सवाल मैं यहाँ पर भी करके दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं टाइम कांस्टेंट के बारे में। टाइम कांस्टेंट फॉर LR सर्किट्स, तो देखिए इक्वेशन हमें ग्रोथ ऑफ करंट के लिए इक्वेशन क्या मिली थी, I = E/R 1 - -RT/L। देखिए इसको याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। E की पावर में आप जनरली भूल जाते कि क्या कांस्टेंट था जिससे टाइम का मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, R फॉर रोलिंग, L फॉर लॉग्स,
T फॉर टम्बलर, रोलिंग लॉग्स टम्बलर, ऐसे याद रख सकते हैं। ये बस एक्रोनिम है, मतलब याद रखने के लिए आसान रहेगा आपको। तो देखिए ये ग्रोथ ऑफ करंट के लिए हमें ये एक क्वेश्चन मिली थी। अब इसमें टाइम कांस्टेंट हम क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ एंड इट इज़ इक्वल टू L बाई आर, ठीक है। और इसको याद रखने का क्या तरीका है, आपने ये शब्द सुना होगा टेलर। तो टेलर में L पहले आता है और T पहले आता है, मतलब फर्स्ट कम्स T देन कम्स L देन कम्स R, तो TLR, इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, कई क्वेश्चन डायरेक्टली इस पर पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद रख सकते हैं। अब देखिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू L बाई आर है, इसका हमने ग्राफ इस तरीके से बनाया था। अब देखिए टाइम कांस्टेंट रिप्रेजेंट क्या करता है, टाइम कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है कि कितना, मतलब जितना कम टाइम कांस्टेंट होगा उतना कम टाइम इसको लगेगा करंट को मतलब ग्रो करने में। जैसे ग्रोथ ऑफ करंट हम उसमें देख रहे थे, इन्फिनिट टाइम के बाद वो मैक्सिमम वैल्यू पर जा रहा था। तो फिर कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज अगर हम फिक्स कर दें, तो फिर अगर डिफरेंट सर्किट्स के लिए ग्रोथ ऑफ करंट अगर चेक करें, तो जिस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कम होगा उस सर्किट के लिए करंट की वैल्यू जल्दी उस परसेंटेज पर पहुंच जाएगी। वो परसेंटेज अभी हम कैलकुलेट भी करेंगे। तो अभी मैं बस मीनिंग समझा रहा हूँ, मतलब जिस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कम होगा उस सर्किट के लिए ग्रोथ ऑफ करंट फास्ट होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आप डीके ऑफ करंट के लिए बात करें तो उसके लिए इक्वेशन आई थी E बाई आर ई की पावर माइनस RT बाय L, ठीक है। तो सेम बात, मतलब सेम ग्राफ उसके लिए इस तरीके से आया था, और इसके लिए भी हम यही कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर परसेंटेज अगर हम फिक्स कर दें तो डिके ऑफ करंट उस वाले सर्किट में फास्ट होगी जिसका टाइम कांस्टेंट कम है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ करंट भी उसमें फास्ट होगी जिसका टाइम कांस्टेंट कम है, और डिके ऑफ करंट भी उस सर्किट का फास्ट होगा जिसका टाइम कांस्टेंट कम है। तो चलिए टाइम कांस्टेंट पर हम आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों सर्किट्स के लिए। तो अगर मान लीजिए ग्रोथ ऑफ करंट के लिए टाइम कांस्टेंट पर करंट की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो आई की वैल्यू देखिए कितनी आती है, E बाई आर 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस R बाई L, और टाइम कांस्टेंट कितना होता है L बाई आर, है ना, टेलर, इस तरीके से। तो इनटू L बाई आर करेंगे तो देखिए क्या आता है, ये R कैंसिल हो जाएगा, L भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा, E बाई आर 1 माइनस ई इनवर्स, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1 माइनस ई इनवर्स को, तो ये लगभग आता है 0.63 आई नॉट। ये E बाई आर को मैंने आई नॉट लिखा है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, एक टाइम कांस्टेंट गुजरने के बाद करंट मैक्सिमम वैल्यू का आप 63% राइज कर चुका होगा, मतलब 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुका होगा करंट ग्रोथ ऑफ सर्किट के लिए आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। और ऐसे ही अगर आप डिके ऑफ करंट में कैलकुलेट करें आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, तो आई की वैल्यू आएगी E बाई आर इंटू ई रेस टू पावर -1, है ना, L बाई आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये लगभग आता है 0.37 आई नॉट। इसका मतलब 63% करंट इसमें डिके कर चुका होगा, और इसमें 63% राइज कर चुका होगा, ठीक है। तो एक टाइम कांस्टेंट में 63% राइज करता है और एक टाइम कांस्टेंट में 63% डिके करता है। अब देखिए बात आती है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितने समय के बाद अटेन करेगा। तो ऑलमोस्ट 5 टाइम कांस्टेंट के बाद ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पर पहुंच जाता है। हालांकि वो पूरा 99 नहीं होता, लेकिन हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट्स इट अटेन्स ऑलमोस्ट 90% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल और करके देख लेते हैं। सपोज करिए आपको ये इस तरीके से सर्किट दिया हुआ है, एक रजिस्टर ऐसे कनेक्टेड है, एक रजिस्टर और कनेक्ट किया हुआ है, और एक इंडक्टर इस तरीके से, और मान लीजिए इस तरीके से बैटरी है, और ये स्विच एस है। तो इस क्वेश्चन में हम 4 पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है
आपसे पूछा गया कि जैसे ही इस स्विच को क्लोज किया जाएगा तो एट t इज इक्वल टू 0 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू बैटरी, है ना। ठीक है, तो पहला पार्ट ये है। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसे ही आप स्विच को क्लोज़ करेंगे तो उस समय पर क्या होगा, ये जो इंडक्टर है ये करंट को बहुत ज़्यादा अपोज करेगा। तो इस ब्रांच में जो है करंट बिल्कुल फ्लो ही नहीं करेगा। मतलब ऐसा आप बोल सकते हैं, इन ग्रोइंग करंट सर्किट, इन ग्रोइंग करंट सर्किट इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब ये इंडक्टर वाला जो ब्रांच है इसको रिमूव कर दीजिए तो फिर दो टर्मिनल्स इस तरीके से ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, मतलब ये ब्रांच ओपन सर्किट बन जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है। इन ग्रोइंग करंट सर्किट इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट, ठीक है। व्हेन कब बिहेव करता है, एट द इनिशियल स्टेज, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो देखिए क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो करंट निकालना बहुत इजी है, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना है, बस R2 है। तो I को आप इजीली क्या लिख सकते हैं, E/R2। सो दिस विल बी द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए क्या है। तो सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है, आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट। आफ्टर लॉन्ग टाइम I इज इक्वल टू वॉट थ्रू बैटरी, ठीक है। तो देखिए लॉन्ग टाइम के बाद क्या होता है, इसके लिए भी आप एक बात याद रखेंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, ठीक है। आप याद करिए आरसी सर्किट में भी हम ऐसा करते थे। कैपेसिटर शुरुआत में ओपन सर्किट की तरह, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता था और इन्फिनिट टाइम के बाद वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। और इंडक्टर एग्जैक्टली अपोजिट होता है उसका। इंडक्टर t इज इक्वल टू 0 पर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है और लॉन्ग टाइम के बाद शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। एकदम रिवर्स होता है ना। बाकी सारी सिमिलरिटीज आरसी सर्किट जैसी ही हैं। तो देखिए इस सवाल में पूछा जा रहा है, आफ्टर लॉन्ग टाइम I इज इक्वल टू वॉट थ्रू बैटरी, ठीक है। तो आप अगर ये बात मैंने किसके लिए लिखी है, फॉर ग्रोइंग करंट सर्किट, ग्रोइंग करंट सर्किट, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसका मतलब क्या, ये इंडक्टर है सपोज करिए, तो इस तरीके से शॉर्ट सर्किट कर देंगे इसको। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये प्लेन वायर बन जाएगा, मतलब जितना भी करंट जाएगा ये इस प्लेन वायर से जाएगा, इंडक्टर के थ्रू कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखिए I की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो नेट रेजिस्टेंस R1 होगा इस ब्रांच में, अपर ब्रांच में R2 होगा, दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो E/R1R2 into R1 + R2, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू बैटरी, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। आपसे थर्ड पार्ट पूछा गया कि मान लीजिए किसी समय पर इस स्विच को वापस से ओपन किया गया। मान लीजिए उस समय को हम बोल रहे हैं t इज इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ समय के बाद इस स्विच को वापस से ओपन किया गया और उस समय को हम बोल रहे हैं t इज इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट फॉर डिकेइंग करंट सर्किट, ठीक है। अब करंट डीके हो जाएगा क्योंकि अब इस स्विच को ओपन कर देंगे तो ये बैटरी यूजलेस हो जाएगी, फिर ये मतलब डिकेइंग करंट सर्किट बन जाएगा। तो टाइम कांस्टेंट निकालना बहुत इजी रहेगा क्योंकि उस समय सर्किट इस तरीके से दिखेगा। तो R जो रिजल्टेंट होगा उसका R इक्विवेलेंट आप लिख सकते हैं R1 + R2। तो मतलब सर्किट इस तरीके से हो जाएगा कुछ,
ये R1 प्लस R2 और इस तरीके से इंडक्टर कनेक्टेड है L। तो फिर टाइम कांस्टेंट आप इजीली लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू L बाई R1 प्लस R2। तो ये थर्ड पार्ट था। मान लीजिए लास्ट पार्ट में आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू इंडक्टर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा अच्छा सवाल है। अब देखिए स्विच एस को जब हमने ओपन किया था उस समय पर जो करंट इस स्विच एस को ओपन करने से जस्ट पहले जो इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा था वो मैक्सिमम करंट होगा जो कि डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। मतलब जब आप लिखेंगे इक्वेशन डिकेइंग करंट की तो लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट टी रेज़ टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, है ना। टाउ अभी हमने सी पार्ट में कैलकुलेट किया। तो इसमें आई नॉट क्या है, आई नॉट को बहुत सारे बच्चे सिली मिस्टेक करके लिख सकते हैं ई अपॉन R1 R2 R1 प्लस R2। तो ये जो आंसर है इट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट इनकरेक्ट आंसर। तो ये गलत आंसर है। इसका सही आंसर क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जो इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है उस करंट को ही इंडक्टर डिक्रीज़ करके ज़ीरो तक ले जाएगा। तो वो करंट हम निकालेंगे जो इस इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा समय ज़ीरो पर। तो देखिए समय इन्फिनिट पर स्टेडी स्टेट पर इस इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू ई अपॉन R1। क्योंकि उस समय क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा लॉन्ग टाइम के बाद। तो इस ब्रांच के अक्रॉस सिर्फ EMF ही रहेगा E। तो आप डायरेक्टली इसके ब्रांच में करंट लिख सकते हैं ई अपॉन R1। तो आई नॉट की वैल्यू यहाँ क्या होगी, E बाई R1। तो बस इतना सा आपको दिमाग लगाना था, बाकी सवाल बहुत सिंपल है। अब आपसे पूछा गया एक टाइम कांस्टेंट के बाद, तो सिंपली आप लिख सकते हैं E बाई R1 और टाइम कांस्टेंट अगर आप पुट करेंगे तो ये E की पावर -1 हो जाएगा, तो E डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये चारों पार्ट समझ में आए। ये क्वेश्चन नंबर 90 था HC वर्मा बुक का। आप उसमें चाहें तो और सवाल सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजकर पूछ सकते हो सवाल। थैंक यू वेरी मच।